आइए दोस्तों, आज जानते हैं इंदिरा गांधी के बारे में। इंदिरा गांधी का नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी, उनका जन्म उपनाम नेहरू। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ और उनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 तक चला। वर्ष 1966 से लेके 1977 तक लगातार 3 पारी के लिए भारत गणराज्य की प्रधानमंत्री रही और उसके बाद चौथी पारी में 1918 से लेकर 1984 तक उनकी राजनीतिक हत्या तक भारत की प्रधानमंत्री रही। वे भारत की प्रथम और अब तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही। जानते हैं उनके प्रारंभिक जीवन एवं करियर के बारे में। इंदिरा का जन्म 19 नवंबर 1917 में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली नेहरू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू और इनके माता का नाम कमला नेहरू था। इंदिरा जी को उनका गांधी उपनाम फिरोज गांधी से विवाह के पश्चात मिला था। इनका मोहनदास करमचंद गांधी से न तो खून का रिश्ता था न तो शादी का रिश्ता था। इनके पितामह मोतीलाल नेहरू एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे। इनके पिता जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्व थे और आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। 1934 से 1935 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के पश्चात इंदिरा जी ने शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित विश्व भारती विद्यालय में प्रवेश लिया। विश्व भारती एक विश्वविद्यालय था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें प्रियदर्शिनी नाम दिया था। इसके पश्चात ये इंग्लैंड चली गई और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में बैठी, परंतु ये उसमें विफल रही और ब्रिस्टल के बैडमिंटन स्कूल में कुछ महीने बिताने के पश्चात 1937 में परीक्षा में सफल होने के बाद इन्होंने सोमरविल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया। इस समय के दौरान उनकी अक्सर फिरोज गांधी से मुलाकात होती थी, जिन्हें यह इलाहाबाद से जानती थी और जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन कर रहे थे। अंततः 16 मार्च 1942 को आनंद भवन इलाहाबाद में एक निजी आदि धर्म ब्रह्मवैदिक समारोह में इनका विवाह फिरोज जी से हुआ। ऑक्सफोर्ड से वर्ष 1941 में भारत वापस आने के बाद वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई। 1950 के दशक में वे अपने पिता के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान गैर सरकारी तौर पर एक निजी सहायक के रूप में उनकी सेवा में रही। उनके पिता की मृत्यु के बाद सन 1964 में उनकी नियुक्ति एक राज्यसभा सदस्य के रूप में हुई। इसके बाद वे लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री बनी। लाल बहादुर शास्त्री के आकस्मिक निधन के बाद तत्कालीन कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष के कामराज ने इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने में निर्णायक भूमिका ली। इंदिरा गांधी जी ने शीघ्र ही चुनाव जीतने के साथ साथ जनप्रियता के माध्यम से विरोधियों के ऊपर हावी होने की योग्यता दर्शाई। उन्होंने अधिक वामवर्गीय आर्थिक नीतियां लाई और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा दिया। 1971 के भारत पाक युद्ध में एक निर्णायक जीत के बाद की अवधि में अस्थिरता की स्थिति में उन्होंने सन 1975 में आपातकाल लागू किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने 1977 के आम चुनाव में पहली बार हार का सामना किया। सन 1980 में सत्ता में लौटने के बाद वो अधिकतर पंजाब के अलगाववादियों के साथ बढ़ते हुए द्वंद्व में उलझी रही, जिसमें आगे चलकर सन 1984 में अपने ही अंगरक्षकों द्वारा उनकी राजनीतिक हत्या हुई। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू के एकमात्र संतान थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का परिवार एक कश्मीरी ब्राह्मण था। इंदिरा जी के पितामह मोतीलाल नेहरू उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से एक धनी बैरिस्टर थे। जवाहरलाल नेहरू पूर्व समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख सदस्यों में थे। उनके पिता मोतीलाल नेहरू स्वतंत्रता संग्राम के एक लोकप्रिय नेता थे तथा कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। इंदिरा जी के जन्म के समय ही महात्मा गांधी के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू का प्रवेश स्वतंत्रता आंदोलन में हुआ। उनकी परवरिश अपनी मां की संपूर्ण देखरेख में जो बीमार रहने के कारण नेहरू जी के परिवार के गृह संबंधी कार्यों से अलग रही।
इसकी वजह से इंदिरा जी में मजबूत सुरक्षात्मक प्रवृत्तियों के साथ साथ एक निस्संग व्यक्ति विकसित हुए। उनके पितामह और पिता का लगातार राष्ट्रीय राजनीति में उलझा जाने से उनके लिए साथियों से मेलजोल मुश्किल कर दिया था। उनकी अपनी बुआ अपने पिता की बहन के साथ, जिसमें विजय लक्ष्मी पंडित भी थी, मतविरोध रही और यह राजनीतिक दुनिया में भी चलती रही। इंदिरा जी ने युवा लड़के और लड़कियों के लिए वानर सेना बनाई, जिसने विरोध प्रदर्शन और झंडा और जुलूस के साथ कांग्रेस के नेताओं की मध्य में संवेदनशील प्रकाशनों तथा प्रतिबंधित सामग्रियों का परिसंचरण कर ये स्वतंत्रता संग्राम में छोटी लेकिन उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। प्राय दोहराए जाने वाली कहानी ये है कि उन्होंने पुलिस की नज़रदारी में रहे अपने पिता के घर से बचाकर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज, जिसमें 1930 दशक की शुरुआत की एक प्रमुख क्रांतिकारी पहल की योजना थी, वो अपने स्कूल बैग में लेकर बाहर निकल गई। सन 1936 में उनकी मां कमला नेहरू तपेदिक से एक लंबे संघर्ष के बाद अंततः स्वर्गवासी हो गई। इंदिरा जी ने तब 18 वर्ष की थी और इस प्रकार अपने बचपन में उन्हें कभी भी एक स्थिर पारिवारिक जीवन का अनुभव नहीं मिल पाया था। उन्होंने प्रमुख भारतीय, यूरोपीय तथा ब्रिटिश स्कूलों में अध्ययन किया, जैसे शांति निकेतन, बैडमिंटन स्कूल और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 1930 दशक के अंतिम चरण में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, इंग्लैंड के सोमरविले कॉलेज में अपनी पढ़ाई के दौरान वे लंदन में आधारित स्वतंत्रता के प्रति कट्टर समर्थक भारतीय लीग के सदस्य बनी। महाद्वीप, यूरोप और ब्रिटेन में रहते समय उनकी मुलाकात एक पारसी कांग्रेस कार्यकर्ता फिरोज गांधी से हुई और अंततः 16 मार्च 1942 को आनंद भवन इलाहाबाद में एक निजी समारोह में उनका विवाह हो गया। ठीक भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत से पहले, जब महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी द्वारा चरम एवं पुरजोर राष्ट्रीय विद्रोह शुरू की गई थी। सितंबर 1942 में वे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार की गई और बिना कोई आरोप की हिरासत में डाल दिए गए थे। अंततः 243 दिनों से अधिक जेल में बिताने के बाद उन्हें 13 मई 1943 को रिहा कर दिया गया। 1944 में उन्होंने फिरोज गांधी के साथ राजीव गांधी और इसके 2 साल के बाद संजय गांधी को जन्म दिया। सन 1947 के भारत विभाजन अराजकता के दौरान उन्होंने शरणार्थी शिविरों का संगठित करने तथा पाकिस्तान से आए लाखों शरणार्थियों के लिए चिकित्सा संबंधी देखभाल प्रदान करने में मदद की। उनके लिए प्रमुख सार्वजनिक सेवा का यह पहला मौका था। गांधीगण बाद में इलाहाबाद में बस गए, जहां फिरोज ने एक कांग्रेस पार्टी समाचार पत्र और एक बीमा कंपनी के साथ काम किया। उनका वैवाहिक जीवन प्रारंभ में ठीक रहा। आरंभ के अच्छे वैवाहिक जीवन के बाद जब इंदिरा जी अपने पिता के पास नई दिल्ली चली गई, उनके प्रधानमंत्रित्व काल में जो अकेले 3 मूर्ति भवन में एक उच्च मानसिक दबाव के माहौल में जी रही थे, वे उनकी विश्वस्त सचिव और नर्स बनी। उनके बेटे उसके साथ रहते थे, लेकिन वो अंततः फिरोज जी से स्थायी रूप से अलग हो गई, यद्यपि विवाह का तगमा जुटा रहा। जब भारत का पहला आम चुनाव 1951 में समीपवर्ती हुआ, इंदिरा जी ने अपने पिता एवं अपने पति, जो रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, दोनों के प्रचार प्रबंध में लगी रही। फिरोज जी ने अपने प्रतिद्वंदिता चयन के बारे में नेहरू से सलाह मशवरा नहीं किया था और यद्यपि वह निर्वाचित हुए, दिल्ली में अपना अलग निवास का विकल्प चुना। फिरोज ने बहुत ही जल्द एक राष्ट्रीयकृत बीमा उद्योग में घटे प्रमुख घोटाले को उजागर कर अपने राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाकू होने की छवि को विकसित किया, जिसके परिणाम स्वरूप नेहरू के एक सहयोगी वित्त मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तनाव की चरम सीमा की स्थिति में इंदिरा जी ने अपने पति से अलग हुई। हालांकि सन 1958 में उपनिर्वाचन के थोड़े समय के बाद फिरोज को दिल का दौरा पड़ा, जो नाटकीय ढंग से उनके टूटे हुए वैवाहिक बंधन को चंगा किया। कश्मीर में उन्हें
स्वास्थ्य द्वारा में साथ होते हुए उनके परिवार निकटवर्ती हुई, परंतु 8 सितंबर 1960 को जब इंदिरा जी ने अपने पिता के साथ एक विदेश दौरे पर गई, यहाँ पे फिरोज जी की मृत्यु हुई। आइए जानते हैं उनके राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के बारे में। 1959 को 1960 के दौरान इंदिरा चुनाव लड़ी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। उनका कार्यकाल घटनाविहीन था। वो अपने पिता के कर्मचारियों के प्रमुख की भूमिका निभा रही थी। नेहरू जी का देहांत 27 मई 1964 को हुआ और इंदिरा गांधी जी नए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के प्रेरणा पर चुनाव लड़ी और तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री के लिए नियुक्त हुई। हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने के मुद्दे पर दक्षिण के गैर हिंदी भाषी राज्यों में दंगा छिड़ने पर वो चेन्नई गई। वहां उन्होंने सरकारी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया, समुदाय के नेताओं के गुस्से को प्रशमित किया और प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण प्रयासों की देखरेख की। शास्त्री जी एवं वरिष्ठ मंत्रीगण उनके इस तरह के प्रयासों की कमी के लिए शर्मिंदा थे। मंत्री गांधी जी के पदक्षेप संभवतः सीधे शास्त्री के या अपने खुद के राजनीतिक ऊंचाई पाने के उद्देश्य से नहीं थे। कथित रूप से उनका मंत्रालय के दैनिक कामकाज में उत्साह का अभाव था, लेकिन वो संवाद माध्यमोन्मुख तथा राजनीति और छवि तैयार करने के कला में दक्ष थी। 1965 के उत्तराधिकार के लिए श्रीमती गांधी और उनके प्रतिद्वंदी केंद्रीय कांग्रेस पार्टी नेतृत्व के बीच संघर्ष के दौरान बहुत से राज्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी संगठनों से उच्च जाति के नेताओं को पदच्युत कर पिछड़ी जाति के व्यक्तियों को प्रतिस्थापित करते हुए उन जातियों के वोट इकट्ठा करने में जुट गए, ताकि राज्य कांग्रेस पार्टी में अपने विपक्ष तथा विरोधियों के मात किया जा सके। हस्तक्षेपों के परिणाम, जिनमें से कुछ एक को उचित सामाजिक प्रगतिशील उपलब्धि माने जा सकते हैं, तथापि अक्सर अंतरजातीय क्षेत्रीय संघर्षों को तीव्रतर बनने का एक कारण था। जब 1965 के भारत पाक युद्ध चल रहा था, इंदिरा गांधी श्रीनगर सीमा क्षेत्र में उपस्थित थी। हालांकि सेना ने चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान अनुप्रवेशकारी शहर के बहुत ही करीब तीव्र गति से पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपने को जम्मू या दिल्ली में पुनर्स्थापन का प्रस्ताव नामंजूर कर दिया और उल्टे स्थानीय सरकार का चक्कर लगाती रही और संवाद माध्यमों के ध्यानाकर्षण को स्वागत किया। ताशकंद में सोवियत मध्यस्थता में पाकिस्तान के अयूब खान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटे बाद ही लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। तब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज ने शास्त्री के आकस्मिक निधन के बाद इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आइए अब जानते हैं उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के बारे में। सन 1966 में जब श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री बनी, कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो चुकी थी। श्रीमती कांग्रेस के नेतृत्व में समाजवादी और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में रूढ़िवादी। मोरारजी देसाई उन्हें गूंगी गुड़िया कहा करते थे। 1967 के चुनाव में आंतरिक समस्याएं उभरी, जहां कांग्रेस लगभग 60 सीटों खोकर 545 सीटों वाली लोकसभा में 297 आसन प्राप्त किए। मोरारजी देसाई को भारत के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में लेना पड़ा। 1969 में देसाई के साथ अनेक मुद्दों पर असहमति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजित हो गई। वे समाजवादियों एवं साम्यवादी दलों से समर्थन पाकर अगले 2 वर्ष तक शासन चलाई। उसी वर्ष जुलाई 1969 को उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक बहुत बड़ा फैसला था उनके कार्यकाल में। 1971 में बांग्लादेशी शरणार्थी समस्या हल करने के लिए उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान की ओर से जो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, पाकिस्तान पर युद्ध घोषित कर दिया। 1971 के युद्ध के दौरान राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के अधीन अमेरिका अपने 7वें बेड़े को भारत को पूर्वी पाकिस्तान से दूर रहने के लिए यह वजह दिखाती हुई कि
पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ एक व्यापक हमला विशेष रूप से कश्मीर के सीमा क्षेत्र के मुद्दे को लेकर हो सकती है चेतावनी के रूप में बंगाल खाड़ियों में भेजा था। यह कदम प्रथम विश्व से भारत को विमुख कर दिया था और प्रधानमंत्री गांधी ने अब तेजी से एक पूर्व सतर्कतापूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को नई दिशा दी। भारत और सोवियत संघ पहले ही मित्रता और आपसी सहयोग संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप 1971 के युद्ध में भारत की जीत में राजनीतिक और सैन्य समर्थन का पर्याप्त योगदान रहा। आइए जानते हैं अभी उनके परमाणु कार्यक्रम के बारे में। लेकिन जनवादी चीन गणराज्य से परमाणु खतरे तथा दो प्रमुख महाशक्तियों की दखलंदाजी में रुचि भारत की स्थिरता और सुरक्षा के लिए अनुकूल नहीं महसूस किए जाने के मध्य पर गांधी जी यानी नेहरू गांधी का अब एक राष्ट्रीय परमाणु कार्यक्रम था। उन्होंने नए पाकिस्तान राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो को एक सप्ताह तक चलने वाली शिमला शिखर वार्ता में आमंत्रित किया था। वार्ता के विफलता के करीब पहुंच दोनों राज्य प्रमुख ने अंततः शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत कश्मीर विवाद को वार्ता और शांतिपूर्ण ढंग से मिटाने के लिए दोनों देश अनुबंधित हुए। कुछ आलोचकों द्वारा नियंत्रण रेखा को एक स्थायी सीमा नहीं बनाने पर इंदिरा गांधी की आलोचना की गई, जबकि कुछ अन्य आलोचकों का विश्वास था कि पाकिस्तान के 93,000 युद्धबंदी भारत के कब्जे में होते हुए पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर को पाकिस्तान के कब्जे से निकाल लेना चाहिए था। लेकिन यह समझौता संयुक्त राष्ट्र तथा किसी तीसरे पक्ष के तत्काल हस्तक्षेप को निरस्त किया एवं निकट भविष्य में पाकिस्तान द्वारा किसी बड़े हमले शुरू किए जाने की संभावना को बहुत हद तक घटाया। भुट्टो से एक संवेदनशील मुद्दे पर संपूर्ण आत्मसमर्पण की मांग नहीं कर उन्होंने पाकिस्तान को स्थिर और सामान्य होने का मौका दिया। वर्षों से ठप्प पड़े बहुत से संपर्क माध्यम से व्यापार संबंधों की भी पुनः सामान्य किया गया। स्माइलिंग बुद्धा के अनौपचारिक छाया नाम से 1974 में भारत ने सफलतापूर्वक एक भूमिगत परमाणु परीक्षण राजस्थान के रेगिस्तान में बसे गांव पोखरण के करीब किया। शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परीक्षण का वर्णन करते हुए भारत दुनिया की सबसे नवीनतम परमाणु शक्तिधर बन गया। आइए अब बात करते हैं हरित क्रांति के बारे में। 1960 के दशक में विशेषीकृत अभिनव कृषि कार्यक्रम और सरकार प्रदत्त अतिरिक्त समर्थन लागू होने पर अंततः भारत में हमेशा से चले आ रहे खाद्यान्न की कमी को मूलतः गेहूं, चावल, कपास और दूध के संदर्भ में अतिरिक्त उत्पादन में बदल दिया। बजाय संयुक्त राज्य से खाद्य सहायता पर निर्भर रहने के जहाँ के एक राष्ट्रपति जिन्हें श्रीमती गांधी काफ़ी नापसंद करती थी, यह भावना आपसी था। निक्सन को इंदिरा चुड़ैल बुढ़िया लगती थी। देश एक खाद्य निर्यातक बन गया। उस उपलब्धि को अपने वाणिज्यिक फसल उत्पादन के विविधीकरण के साथ हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसी समय दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से आई श्वेत क्रांति से खासकर बढ़ते हुए बच्चों के बीच कुपोषण से निपटने में मदद मिली। खाद्य सुरक्षा जैसे कि यह कार्यक्रम जाना जाता है 1975 के वर्षों तक श्रीमती गांधी के लिए समर्थन की एक और स्रोत रही। यानी कि हरित क्रांति में गेहूं, चावल, कपास और दूध इन सारे का उत्पादन काफ़ी बढ़ गया था। 1960 के प्रारंभिक काल में संगठित हरित क्रांति गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP का अनौपचारिक नाम था, जिसके तहत शहरों में रहने वाले लोगों के लिए जिसके समर्थन पर गांधी युकी वास्तव में समस्त भारतीय राजनीति गहरे रूप से निर्भरशील रहे थे। प्रचुर मात्रा में सस्ते अनाज की निश्चयता मिली। यह कार्यक्रम 4 चरणों पर आधारित था। नई किस्मों के बीज पहला। दूसरा, स्वीकृत भारतीय कृषि के रासायनिकरण की आवश्यकता को स्वीकृति, जैसे कि उर्वरकों, कीटनाशकों, घास फूस निवारकों इत्यादि का आयोजन। तीसरा, नई और बेहतर मौजूदा बीज किस्मों को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान की प्रतिबद्धता। चौथा, भूमि अनुदान कॉलेज के रूप में कृषि संस्थानों के विकसित की वैज्ञानिक अवधारणा।
10 वर्षों तक चली यह कार्यक्रम गेहूं उत्पादन में अंततः 3 गुना वृद्धि तथा चावल में कम लेकिन आकर्षणीय वृद्धि लाई। जबकि वैसे अनाजों के क्षेत्र में जैसे बाजरा, चना एवं मोटे अनाज क्षेत्रों एवं जनसंख्या वृद्धि के लिए समायोजन पर ध्यान रखते हुए कम या कोई वृद्धि नहीं हुई, फिर भी इन क्षेत्रों में एक अपेक्षाकृत स्थिर उपज बरकरार रही। आइए अब जानते हैं 1971 के चुनाव में विजय और द्वितीय कार्यकाल के बारे में, जो का 1971 से 1975 तक चला। इंदिरा गांधी जी के सरकार को उनके 1971 के जबरदस्त जनादेश के बाद प्रमुख कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी की आंतरिक संरचना इसके असंख्य विभाजन के फलस्वरूप कमजोर पड़ने से चुनाव में भाग्य निर्धारण के लिए पूरी तरह से उनके नेतृत्व पर निर्भरशील हो गई। गांधी का सन 1971 की तैयारी में नारे का विषय था गरीबी हटाओ। यह नारा और प्रस्तावित गरीबी हटाओ का कार्यक्रम का खाका जो इसके साथ आया, इंदिरा जी को ग्रामीण और शहरी गरीबों पर आधारित एक स्वतंत्र राष्ट्रीय समर्थन देने के लिए तैयार किए गए थे। इस तरह उन्हें प्रमुख ग्रामीण जातियों के दबदबे में रहे राज्य और स्थानीय सरकार एवं शहरी व्यापारी वर्ग का अनदेखा करने की अनुमति रही थी और अतीत में बेजुबान रहे गरीबों के हिस्से कम से कम राजनीतिक मूल्य एवं राजनीतिक भार दोनों की प्राप्ति में वृद्धि हुई। गरीबी हटाओ के तहत कार्यक्रम हालांकि स्थानीय रूप से चलाए गए, परंतु उनका वित्त पोषण, विकास पर्यवेक्षण एवं कर्मीकरण नई दिल्ली तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल द्वारा किया गया। ये कांग्रेस केंद्रीय राजनैतिक नेतृत्व को समूचे देश भर में नए एवं विशाल संसाधनों के वितरित करने के मालिकाना भी प्रस्तुत किए। अंततः गरीबी हटाओ गरीबों के बहुत कम काम आए। आर्थिक विकास के लिए आवंटित सभी निधियों के मात्र 4% 3 प्रमुख गरीबी हटाओ कार्यक्रमों के हिस्से गए और लगभग कोई भी गरीबी से गरीब तबके तक नहीं पहुंची। इसी तरह यद्यपि यह कार्यक्रम गरीबी घटाने में असफल रही, इसने गांधी यानी इंदिरा गांधी को चुनाव जिताने का लक्ष्य हासिल कर लिया। आइए अब जानते हैं एक छत्रवाद की ओर झुकाव। इंदिरा गांधी पर पहले से ही सत्तावादी आचरण के आरोप लग चुके थे। उनकी मजबूत संसदीय बहुमत का व्यवहार कर उनकी सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान में संशोधन कर केंद्र और राज्यों के बीच के सत्ता संतुलन को बदल दिया था। उन्होंने 2 बार विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों को कानून विहीन तथा अराजक घोषित कर संविधान के धारा 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू कर इनके नियंत्रण पर कब्जा किया था। इसके अलावा संजय गांधी जो निर्वाचित अधिकारियों की जगह पर गांधी के करीबी राजनीतिक सलाहकार बनने थे, वे बढ़ते प्रभाव पर पीएन अक्सर उनकी क्षमता की ऊंचाई पर उठते समय गांधी के पूर्व सलाहकार थे। उन्होंने अप्रसन्नता प्रकट की। उनके सत्तावाद शक्ति के उपयोग की और नए झुकाव को देखते हुए जयप्रकाश नारायण, सत्येंद्र नारायण सिन्हा और आचार्य जीवितराम कृपलानी जैसे नामी गिरामी व्यक्तियों और पूर्व स्वतंत्रता सेनानियों ने उनके तथा उनके सरकार के विरुद्ध सक्रिय प्रचार करते हुए भारत भर का दौरा किया। आइए अब जानते हैं भ्रष्टाचार आरोप और चुनावी कदाचार का फैसला। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण जो बार बार रायबरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लड़ते और हारते रहे थे, उनके द्वारा दायर एक चुनाव याचिका में कथित तौर पर भ्रष्टाचार आरोपों के आधार पर 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी जी के लोकसभा चुनाव को रद्द घोषित कर दिया। इस प्रकार अदालत ने उनके विरुद्ध संसद का आसन छोड़ने तक तथा 6 वर्षों के लिए चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध का आदेश दिया। प्रधानमंत्रित्व के लिए लोकसभा भारतीय संसद के निम्न सदन तथा राज्यसभा संसद के उच्च सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। इस प्रकार यह निर्णय उन्हें प्रभावी रूप से कार्यालय से पदमुक्त कर दिया। जब
इंदिरा गांधी ने फैसले पर अपील की। राजनीतिक पूंजी हासिल करने को उत्सुक विपक्षी दलों और उनके समर्थक उनके इस्तीफे के लिए सामूहिक रूप से चक्कर काटने लगे। ढेरों संख्या में यूनियनों और विरोधियों द्वारा किए गए हड़ताल से कई राज्यों में जनजीवन ठप पड़ गया। इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए जयप्रकाश नारायण ने पुलिस को निहत्थे भीड़ पर सभ्यता गोली चलाने का आदेश का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया। कठिन आर्थिक दौर के साथ साथ जनता की उनके सरकार से मोहभंग होने से विरोधकारियों के विशाल भीड़ ने संसद भवन तथा दिल्ली में उनके निवास को घेर लिया और उन्हें इस्तीफा की मांग करने लगे। इंदिरा गांधी ने व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के पदक्षेप स्वरूप अशांति मचाने वाले ज्यादातर विरोधियों की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। तदुपरांत उनके मंत्रिमंडल और सरकार द्वारा इस बात की सिफारिश की गई कि राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद पहले अव्यवस्था और अराजकता को देखते हुए आपातकालीन स्थिति की घोषणा करें। तदनुसार अहमद ने आंतरिक अव्यवस्था के मद्देनजर रखते हुए 26 जून 1975 को संविधान की धारा 352 के प्रावधानानुसार आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी। कुछ ही महीने के भीतर दो विपक्षी दल शासित राज्यों गुजरात और तमिलनाडु पर राष्ट्रपति शासन थोप दिया गया, जिसके फलस्वरूप पूरे देश को प्रत्यक्ष केंद्रीय शासन के अधीन ले लिया गया। पुलिस को कर्फ्यू लागू करने तथा नागरिकों को अनिश्चितकालीन रोक रखने की क्षमता सौंपी गई एवं सभी प्रकाशनों को सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के पर्याप्त सेंसर व्यवस्था के अधीन कर दिया गया। इंदिरा कुमार गुजराल, एक भावी प्रधानमंत्री, ने खुद अपने काम में संजय गांधी की दखलंदाजी के विरोध में सूचना और प्रसारण मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अंततः आसन्न विधानसभा चुनाव अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य सरकार की बर्खास्तगी के संवैधानिक प्रावधान के आलोक में सभी विपक्षी शासित राज्य सरकार को हटाया दिया गया। इंदिरा गांधी ने स्वयं के असाधारण अधिकार प्राप्ति हेतु आपातकालीन प्रावधानों का इस्तेमाल किया। उनके पिता नेहरू के विपरीत, जो अपनी विधायी दलों और राज्य पार्टी संगठनों के नियंत्रण में मजबूत मुख्यमंत्रियों से निपटना पसंद करते थे, श्रीमती गांधी प्रत्येक कांग्रेसी मुख्यमंत्री को जिनका एक स्वतंत्र आधार होता हटाने तथा उन मंत्रियों को जो उनके प्रति व्यक्तिगत रूप से वफादार होते उनके स्थलाभिषिक्त करने में लग गई। फिर भी राज्यों में स्थिरता नहीं रखी जा सकी। यह भी आरोपित होता है कि वह आगे राष्ट्रपति अहमद के समक्ष वैसे अध्यादेशों के जारी करने का प्रस्ताव पेश किया जिसमें संसद में बहस होने की जरूरत न हो और उन्हें आदेश आधारित शासन की अनुमति रहे। साथ ही साथ इंदिरा गांधी सरकार ने प्रतिवादियों को उखाड़ फेंकने तथा हजारों के तादाद में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और अटक रखने का एक अभियान प्रारंभ किया। जगमोहन के पर्यवेक्षण में, जो कि बाद में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे, जामा मस्जिद के आसपास बसे बस्तियों को हटाने में संजय गांधी का हाथ रहा, जिससे कथित तौर पर हजारों लोग बेघर हुए और सैकड़ों मारे गए और इस तरह देश की राजधानी के उन भागों में सांप्रदायिक कटुता पैदा कर दी और हजारों पुरुषों पर बलपूर्वक नसबंदी का परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया, जो प्रायश बहुत निम्न स्तर से लागू किया गया था। मतदाताओं को उस शासन को मंजूरी देने का एक और मौका देने के लिए इंदिरा गांधी ने 1977 में चुनाव बुलाए। भारी सेंसर लगी प्रेस उनके बारे में जो लिखती थी, शायद उससे ही इंदिरा अपनी लोकप्रियता का हिसाब निहायत गलत लगाई होगी। वजह जो भी रही हो, वह जनता दल से बुरी तरह से हार गई। लंबे समय से उनके प्रतिद्वंदी रहे देसाई के नेतृत्व तथा जयप्रकाश नारायण के आध्यात्मिक मार्गदर्शन में जनता दल ने भारत के पास लोकतंत्र और तानाशाही के बीच चुनाव का आखिरी मौका दर्शाते हुए चुनाव जीत लिया। इंदिरा और संजय गांधी दोनों ने अपनी सीट को खो दी और कांग्रेस घटकर 153 सीटों में सिमट गई पिछली लोकसभा में, जो कि 350 की तुलना में जिसमें 92 दक्षिण से थी। देसाई प्रधानमंत्री बने और 1969 के सरकारी पसंद नीलम संजीव रेड्डी गणतंत्र के राष्ट्रपति बनाए गए। इंदिरा गांधी को जब तक
1978 के उपचुनाव में जीत नहीं हासिल हुई, उन्होंने अपने आप को कर्महीन, आयहीन और ग्रहहीन पाया। 1977 के चुनाव अभियान में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया। जगजीवन राम जैसे समर्थकों ने उनका साथ छोड़ दिया। कांग्रेस गांधी दल अब संसद में आधिकारिक तौर पर विपक्ष होते हुए एक बहुत छोटा समूह रह गया था। गठबंधन के विभिन्न पक्षों में आपसी लड़ाई में लिप्तता के चलते शासन में असमर्थ जनता सरकार के गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह कई आरोपों में इंदिरा गांधी और संजय गांधी को गिरफ्तार करने के आदेश दिए, जिनमें से कोई एक भी भारतीय अदालत में साबित करना आसान नहीं था। इस गिरफ्तारी का मतलब था इंदिरा स्वतः ही संसद से निष्कासित हो गई, परंतु यह रणनीति उल्टे आपदापूर्ण बन गई। उनकी गिरफ्तारी और लंबे समय तक चल रहे मुकदमे से उन्हें बहुत से वैसे लोगों से सहानुभूति मिली जो सिर्फ 2 वर्ष पहले उन्हें तानाशाह समझ डर गए थे। जनता गठबंधन सिर्फ श्रीमती गांधी या वो औरत जैसे कि कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि नफरत से एकजुट हुआ था। छोटे छोटे साधारण मुद्दों पर आपसी कलहों में सरकार फंसकर रह गई थी और गांधी इस स्थिति का उपयोग अपने पक्ष में करने में सक्षम थी। उन्होंने फिर से आपातकाल के दौरान गलतियों के लिए कौशल्यपूर्ण ढंग से क्षमा प्रार्थी होकर भाषण देना प्रारंभ कर दिया। जून 1969 में देसाई ने इस्तीफा दिया और श्रीमती गांधी द्वारा वादा किए जाने पर कि कांग्रेस बाहर से उनकी सरकार का समर्थन करेगी, रेड्डी के द्वारा चरण सिंह प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। एक छोटे अंतराल के बाद उन्होंने अपना प्रारंभिक समर्थन वापस ले लिया और राष्ट्रपति रेड्डी ने 1979 की सर्दियों में संसद को भंग कर दिया। अगले जनवरी में आयोजित चुनाव में कांग्रेस पूर्ण सत्ता में वापस आ गया था। भूसंकलन होने जैसे बहुमत के साथ, महाभीषण बहुमत के साथ इंदिरा गांधी को 1983 से 1984 में लेनिन शांति पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। आइए अब जानते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या के बारे में। इंदिरा गांधी के बाद के वर्ष पंजाब समस्या से जर्जर थे। सितंबर 1981 में जर्नैल सिंह भिंडरावाले का अलगाववादी सिख आतंकवादी समूह सिख धर्म के पवित्रतम तीर्थ हरिमंदिर साहिब परिसर के भीतर तैनात हो गया। स्वर्ण मंदिर परिसर में हजारों नागरिकों की उपस्थिति के बावजूद इंदिरा गांधी ने आतंकवादियों का सफाया करने के हेतु सेना को धर्मस्थल में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। सैन्य और नागरिक हताहतों की संख्या के हिसाब में भिन्नता है। सरकारी अनुमान है 4 अधिकारियों सहित 79 सैनिक और 492 आतंकवादी। अन्य हिसाब के अनुसार संभवतः 500 या अधिक सैनिक एवं अनेक तीर्थयात्रियों सहित 3000 अन्य लोग गोलीबारी में फंसे, जबकि सटीक नागरिक हताहतों की संख्या से संबंधित आंकड़े विवादित रहे हैं। इस हमले के लिए समय एवं तरीके का निर्वाचन भी विवादास्पद है। इंदिरा गांधी के बहुसंख्यक अंगरक्षकों में से 2 थे सतवंत सिंह और बेअंत सिंह। दोनों सिख 31 अक्टूबर 1984 को वे अपनी सेवा हथियारों के द्वारा सफदरजंग रोड नई दिल्ली में स्थित प्रधानमंत्री निवास के बगीचे में इंदिरा गांधी की राजनैतिक हत्या की। वो ब्रिटिश अभिनेता पीटर उस्टिनोव को आयरिश टेलीविजन के लिए एक वृत्तचित्र फिल्माने के दौरान साक्षात्कार देने के लिए सतवंत और बेअंत द्वारा प्रहारत एक छोटा गेट पार करते हुए आगे बढ़ी थी। इस घटना के तत्काल बाद उपलब्ध सूचना के अनुसार बेअंत सिंह ने अपने बगल वाले शस्त्र का उपयोग कर उन पर 3 बार गोली चलाई और सतवंत सिंह एक स्टेन कार्बाइन का उपयोग कर उन पर 22 चक्कर गोली दागे। उनके अन्य अंगरक्षकों द्वारा बेअंत सिंह को गोली मार दी गई और सतवंत सिंह को गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया गया। इंदिरा गांधी को उनके सरकारी कार में अस्पताल पहुंचाते रास्ते में ही दम तोड़ दी थी, लेकिन घंटों तक उनकी मृत्यु घोषित नहीं की गई। उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में लाया गया, जहां डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया। उस वक्त के सरकारी हिसाब 29 प्रवेश और निकास घावों की दर्शाती है तथा कुछ बयानें 31 बुलेट को उनके शरीर से निकाला जाना
सकती है। उनका अंतिम संस्कार 3 नवंबर को राजघाट के समीप हुआ और यह जगह शक्ति स्थल के रूप में जानी गई। उनके मौत के बाद नई दिल्ली के साथ साथ भारत के अनेक अन्य शहरों जिनमें कानपुर, आसनसोल और इंदौर शामिल है में सांप्रदायिक अशांति घिर गई और हजारों सिखों के मौत दर्ज किए गए। शांति के मित्र और जीवनीकारी प्रफुल्ल जयकर ऑपरेशन ब्लू स्टार लागू करने से क्या घटित हो सकती है, इस संबंध में इंदिरा के तनाव एवं पूर्वधारणा पर आगे प्रकाश डाली है। इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। मई 1991 में उनकी भी राजनैतिक हत्या, इस बार लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के आतंकवादियों के हाथों हुआ। राजीव जी की विधवा पत्नी सोनिया गांधी ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को 2004 के लोकसभा निर्वाचन में एक आश्चर्य चुनावी जीत का नेतृत्व दिया। सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री कार्यालय अवसर को अस्वीकार कर दिया, लेकिन कांग्रेस के राजनीतिक उपकरणों पर उनका लगाम है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो पूर्व में वित्त मंत्री रहे, अब राष्ट्र के नेतृत्व में है। राजीव गांधी जी की संतान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं। संजय गांधी की विधवा मेनका गांधी, जिनका संजय की मौत के बाद प्रधानमंत्री के घर से बाहर निकाला जाना सर्वनाश है, और साथ ही संजय के पुत्र वरुण गांधी भी राजनीति में मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी दल में सदस्य के रूप में सक्रिय है। आइए अब जानते हैं उनके बारे में जो पुस्तक लिखी गई है, उनके जीवन चरित्र के बारे में। प्रफुल्ल जयकार, उन्होंने इंदिरा गांधी एक अतरंग जीवन गाथा 1992 में लिखी है। कैथरीन फ्रैंक ने इंदिरा नेहरू गांधी 2002 में लिखी है। मार्क टली ने अमृतसर मिसेस गांधीज लास्ट बैटल लिखी है। वेद महता ने एक पारिवारिक मामला भारतीय 3 प्रधानमंत्रियों के दौर में 1982 में लिखी है। शशि थरूर की द ग्रेट इंडियन नॉवेल में प्रिय दुर्योधन का चरित्र साफ साफ इंदिरा गांधी को संदर्भित करता है। आंधी, जो गुलजार द्वारा निर्देशित एक हिंदी चलचित्र फीचर फिल्म है, जो आंशिक रूप से इंदिरा गांधी की जिंदगी के कुछ घटनाओं और विशेष रूप से उनकी सुचित्रा सेन द्वारा फिल्माया गया है। उनके पति के साथ कठिन संबंध संजीव कुमार द्वारा फिल्माया गया है। ये एक काल्पनिक अनुकरण है। यन्ने मार्टेल के लाइफ ऑफ पाई में 1970 के दशक के मध्य में भारत के राजनीतिक माहौल का जिक्र करते समय श्रीमती गांधी नाम से इंदिरा गांधी का कई बार उल्लेख किया गया है। सलमान रुश्दी के उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन में इंदिरा जिन्हें सारे उपन्यास में द विडो बुलाया जाता है, स्वयं जिम्मेदार है अपने अविस्मरणीय चरित्र के पतन के लिए। इंदिरा गांधी का यह चित्रण इसमें उनके एवं उनकी नीतियों दोनों के रूखे प्रदर्शन से कुछ खेमों में विवादित है। रोहिंतो मिस्री के ए फाइन बैलेंस में इंदिरा गांधी ही स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री है। उनके हत्या का जिक्र टॉम क्लिंस द्वारा अपने उपन्यास एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में किया गया है। गांधी इंदिरा 1982, माय ट्रूथ, मेरी सच्चाई। इंदिरा नेहरू गांधी की जीवन, कैथरीन फ्रैंक्स 2002, पन्ना 177। रामचंद्र गुहा, गांधी के बाद भारत,